कैसे हैं? आज चलिए हम लोग इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा एक पॉइंट पर चलेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जो कि हमारे लिए पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए बहुत 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 कारगर होगा। अब वो चीज कौन सी है, वो पॉइंट कौन सा है, मैं बता दूं पहले आपको। उसमें जाने के पहले वो आपका है हैज और हैव। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कभी कभी ये मेन वर्ब की भी भूमिका में अपने आप को दिखाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बहुरूपीय है। तो बहुरूपियों का इलाज क्या होता है, उनकी जड़ तक जाइए, वो कहां तक पहुंचे हैं डिस्कस करेंगे, और फिर आकर के हम लोग इनके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। आइए मेरे साथ देखते हैं पूरा वीडियो, और हैज हैव हैड का ये प्रयोग आज हम पूरी तरह कन्फर्म कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना ये पड़ेगा, इसका उपयोग होता कहां एक किस रूप में होता है, कहां होता है। पहली बात तो इनका उपयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, आप पहले वो समझ लीजिए। जब कभी भी मान लीजिए आप चुपचाप बैठे हैं, कोई आपसे कहता है भाई क्यों बैठे क्यों हो, इतना काम पड़ा हुआ है, तो आप बोलते हैं मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब आपका काम पूरा हो चुका है। या इसी बात को आप ऐसे भी बोल सकते थे कि मैंने अपना काम तो कल ही कर लिया था, मैंने अपना काम सुबह में ही कर लिया था। ठीक है, लेकिन उसी बात को आप एज प्रेजेंट कैसे बताएंगे? जो काम आपने सुबह में कर लिया था, दोपहर में कर लिया, 2 घंटे पहले कर लिया था, उसको बताने के लिए आपको करंटली ये नहीं बोलना है कि मैंने अपना काम दोपहर में कर लिया था। कोई पूछेगा भाई जब दोपहर में आप अपना काम कर ही लिए थे तो अब तक क्या कर रहे थे, होगा ना। इसलिए आप अपनी प्रेजेंट स्टेट को वहां पर दिखाएंगे और आप बोलेंगे मैंने अपना काम कर लिया है। या कभी कभी इसी को आप बोल सकते हैं मैं अपना काम कर चुका हूं। माने एक ही वाक्य को, एक ही सेंटेंस को बोलने के 2 तरीके हैं, और दोनों की मीनिंग भी एग्जैक्टली सेम होगी। मैंने अपना काम कर लिया है, मैं अपना काम कर चुका हूं। ठीक है, ऐसी वाक्य, ऐसे हिंदी के स्ट्रक्चर कहीं भी आपको मिलेंगे तो वहां पर हम उपयोग करने वाले हैं हैज, हैव और हैड का। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। अगर मान लो मैंने यहां किया मैंने अपना काम कर लिया है। अब ऐसे ही सेंटेंस आप कम से कम 20 या 25 बना डालिए। मैंने अपना काम कर लिया है, मैं खाना खा चुका हूं, वे मुंबई जा चुके हैं, वे घर से वापस आ चुके हैं, वे घर से वापस आ गए हैं, वे मुंबई से चले गए हैं। ऐसी वाक्य बनाइए, और वैसे वाक्य बनाने के लिए आपको करना क्या है, अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, जब आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, 15 या 20 वाक्य आप बनाकर ऑलरेडी रख लीजिए एक नोटबुक पर। अब उसी को बताएंगे आप कैसे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, डूअर क्या होता है, उसके बाद में आप हैज या हैव का उपयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। जस्ट आफ्टर हैज हैव वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलिए या वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलिए। तो सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब उसके बाद में आप यहां पर ऑब्जेक्ट लिख करके कंप्लीट कर लीजिए। आपका आंसर, आपका सेंटेंस बन गया है। लेकिन ध्यान रखना, आपको कम से कम 10 या 15 सेंटेंस तुरंत वही बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद दिन भर में सैकड़ों सेंटेंस आप सोचिए। लेकिन ध्यान देना, जो भी हिंदी का वाक्य आप लिखते हैं, सोचते हैं, या मन में रखते हैं, या सुनते हैं, ये बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर यूं होना चाहिए। माने वाक्य के अंत में होना चाहिए मैं जा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है, मैंने किताब पढ़ लिया है, मैं किताब पढ़ चुका हूं। ऐसे स्ट्रक्चर दोनों में सेम आएंगे। अब इसका आंसर देखिए, मैंने, ये सब्जेक्ट आई हो गया। अब ध्यान ये देना, यहां पर जो हैज हैव है, ये इसका नियम समझ लीजिए। जो हैज है
उसको हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, एक वचन में यूज करेंगे, और जो हैव है उसको हम प्लूरल के साथ में यूज करेंगे। ठीक है, तो आई को एक बात ध्यान रखना, आई यहां पर एज ए सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ यहां पर आप किसका यूज करेंगे, हैव का। इट इज ट्रीटेड एज ए प्लूरल, तो यहां पर आप करेंगे हैव, आई हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां है, वर्ब काम कर लिया है, काम करने को आप कर सकते हैं फिनिश्ड, मैं काम कर चुका हूं, आई हैव फिनिश्ड माय जॉब, मैंने अपना काम कर लिया है। मैं राम, वे देखिए, सीमा पत्र लिख चुकी है, सीमा पत्र लिख चुकी है। अब ऐसा सेंटेंस आता है तो जब क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट आपको लिखेंगे सीमा, सीमा के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज के हैव आएगा। सीमा इज सिंगुलर, इसलिए आप यहां पर क्या करेंगे, हैज करेंगे, सीमा हैज। वर्ब लिखना, लिखने की थर्ड फॉर्म रिटन, सीमा हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, सीमा पत्र लिख चुकी है। अब ऐसे ढेर सारे सेंटेंस आप बना करके हैज हैव का यूज करके, याद ये रखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं, कंफर्म होना चाहते हैं, तो आपके वाक्य में ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर का आप दिन भर यूज करेंगे तो इजिली आपको हैज हैव का यूज सेंटेंस में करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब प्रॉब्लम तो ये हो सकती है कि भाई हैज हैव हैड, ये तो आपने एज ए हेल्पिंग वर्ब लिया, लेकिन कभी कभी ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं। अभी जरा उसके पहले हम एक वाक्य पर डिस्कस करेंगे, तब आपको बताएंगे। ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। मेन वर्ब, अब ध्यान देना, इसका नाम हेल्पिंग क्यों पड़ा, क्योंकि यह मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब के बारे में बता रहा है। तो मेन वर्ब सिंगुलर है, प्लूरल है, मेन वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, इसको शो करने का काम ये हेल्पिंग वर्ब करता है। तो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब बैठा है। अब एग्जांपल सुनिए, मान लो एक व्यक्ति नौकर है, दूसरा मालिक है। एक नौकर है, ध्यान देना, एक नौकर है और एक मालिक है। तो अब वो नौकर क्यों है, क्योंकि उसका मालिक वहां पर है। तो जब वो आदमी अपने घर पे आएगा तब वो नौकर की कैटेगरी में नहीं होगा। क्या उसके बच्चे उसको नौकर नाम देंगे? क्या उसकी वाइफ, फ्रेंड, दोस्त, जो भी ऐसे के संबंधी हैं उसे नौकर बुलाएंगे? नहीं भाई नहीं। क्यों? वो नौकर कब था? जब उसका मालिक था। मालिक ही गया भाड़ में तो नौकर कहां का? क्यों? किस बात का भाई? ठीक है ना, नौकर कब है? जब मालिक उसका है। ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से ये जो हैज हैव है दो दो फंक्शन में है। एक फंक्शन तो आपने देख लिया, किसका? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया था हैज हैव में। अब एक ऐसा देखिए, जैसे मैंने यहां पर कहा शी हैज अ पेन, शी हैज अ पेन। अभी जो हेल्पिंग, ये तो हैज है जिसको आपने हेल्पिंग वर्ब करके माना था अब तक। अब आप इसका हेल्पिंग वर्ब का नाम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर कोई भी मेन वर्ब नहीं दिख रहा है, कोई मेन वर्ब नहीं दिख रहा है, तो ये हेल्प करने नहीं बैठा है, ये हेल्प करने के लिए नहीं बैठा, ये स्वतः ही मेन वर्ब बन गया है, खुद घर का मालिक बन गया है। एक कल्पना कीजिए, आप हैं, आपके पेरेंट्स घर पे है, तो घर के मालिक कौन है? आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, आप एज ए हेल्पिंग पर्सन है। लेकिन जिस दिन आपके पेरेंट आउट ऑफ सिटी होते हैं, घर के बाहर होते हैं, उस समय घर के पूरे देख रेख की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है और आप बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। वैसे ही जब यहां पर मेन वर्ब था तब तो आपने हैज हैव को
एज ए हेल्पिंग वर्ब ट्रीट किया, लेकिन मेन वर्ब नहीं है ना, इसको भूल के भी हेल्पिंग वर्ब मत बोलना, भड़क जाएगा। जैसे मान लो मेरा एक दोस्त है, वह किसी कंपनी में काम करता है, वह एक जॉब करता है, तो वहां पर उसे नौकर कहा जाता है, क्योंकि वहां पर उसका मालिक नौकरी करवा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वही मेरा फ्रेंड मेरे घर पे आएगा तो मैं तो नौकर नहीं बोलूंगा, भाई नौकर किसका है, मालिक का, मालिक ही मर गया तो फिर नौकर क्यों किस बात का, ठीक है। वैसे ही यहां पर आप देख सकते हैं हैज हैव को आप एज ए हेल्पिंग वर्ब तब ट्रीट करेंगे जब मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब नहीं है तो फिर किस बात का हेल्पिंग वर्ब। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसको हम मेन वर्ब के रूप में ट्रीट करेंगे। अब अगर मेन वर्ब के रूप में ट्रीट करते हैं, एज ए मेन वर्ब इसको आप यूज करते हैं, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, ध्यान देना, इसकी मीनिंग होती है रखना, ठीक है, पास, लेना, कभी कभी लेना। तो ये सारे के सारे शब्द ना वर्ब की कैटेगरी में आते हैं ना। जैसे सी हैज ए पेन, वह एक पेन रखती है, या सी हैज ए पेन, उसके पास एक पेन है। इस प्रकार से जब आप बिना मेन वर्ब के आपका आएगा हैज हैव, तब इसकी मीनिंग आप लगाएंगे पास। क्या लगाएंगे, पास। पास मीन्स वो पास, अंग्रेजी वाला पास नहीं, हिंदी का पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, उनके पास, इनके पास। तो जब हैज हैव का यूज पास में करना हो, जैसे मैंने कहा सीमा के पास, सीमा के पास एक किताब है, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर आप बनाइए, सीमा के पास एक किताब है, एक राजा के पास 3 रानियां थी, उनके 3, एक मिनट, कभी कभी ये सेंटेंस ना बिना पास के भी आता है, तो आपको समझना पड़, जैसे उनके 3 रानियां थी, एक राजा के 3 रानियां थी, मतलब एक राजा के 3 रानियां थी, तो एक राजा के पास 3 रानियां थी, ठीक है ना। उनके 5 भाई हैं, उनके 5 बेटे हैं, मतलब उनके पास 5 बेटे हैं, उनके पास 5 भाई हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर जब भी आपका आएगा तब आप हैज हैव का उपयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, पहले आप सब्जेक्ट ले लेंगे, क्या है सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के नंबर के आधार पे सिंगुलर है तो हैज लेंगे, प्लूरल है तो हैव लेंगे, और बाद में क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब ये चंद्र देगा, सीमा हैज ना, अब सीमा के साथ में हैज लेंगे, सीमा हैज अ बुक, राजा के पास 3 रानियां हैं, द किंग हैज 3 क्वीन। आप ध्यान देना, आप ये हैज हैव का यूज सब्जेक्ट को देखकर करेंगे, ऑब्जेक्ट की संख्या देखकर। एक राजा के पास 3 रानियां हैं, रानियां है ना, रानियां सब्जेक्ट नहीं है, आप राजा के पास में हैज ही लगाएंगे। एक राजा के पास 3 रानियां हैं, अ किंग हैज 3 क्वींस, मेरे पास 2 किताबें हैं, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 कार है, आई हैव 2 कार। सच्चाई नहीं, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, लड़कों के पास एक प्रयोगशाला है, बॉयज हैव अ लैब, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, यू हैव सो मच वेल्थ और मनी, ठीक है। इस प्रकार से आप हैज हैव का यूज तो कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है, गलतियां तब होती हैं, कब होती है मैं आप बताता हूं। गलतियां होने का चांस कहां है, आपने अब देख लिया ना, जहां कहीं भी पास दिखाना होगा, उनके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, इनके पास, ठीक है, वहां पर क्या करेंगे, आप हैज हैव का यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी नेगेटिव में आकर के, जैसे देखो रतन के पास किताब नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम तो ये होती है जब हम लिख देते हैं रतन हैज नॉट बुक्स। अब अगर हम ऐसा लिख के आते हैं तो हमें तो लगता है हमने सही लिखा, भाई रतन है, हैज है, नॉट है, बुक है, नॉट लगा दिया। अब आप ये बात सोच लीजिए, ये जो नॉट है ना, नॉट NOT,
ये कभी भी वर्ब के बाद नहीं लगेगा। जब भी नॉट लगाना होगा तब आप हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए, मतलब अब यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब पैदा करना पड़ेगा, तब आपका नॉट यूज होगा, नहीं तो ये स्ट्रक्चर ऑलवेज गलत है। ठीक है ना? क्या आपके पास एक किताब है? हैव यू अ बुक? क्या आपके पास एक किताब है? हैव यू अ बुक? ये स्ट्रक्चर बोलचाल की भाषा में लोग यूज करते हैं, लेकिन इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो राइट कैसे होगा हम बताते हैं आपको। यहां पर आप देखेंगे जब भी आपका नेगेटिव हो, अगर रतन के पास, सीमा के पास ये नेगेटिव हो तो ध्यान देना सब्जेक्ट लगाना सबसे पहले, उसके बाद में डज या डू ये हेल्पिंग वर्ब होगा। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, उसके बाद ध्यान देना हैव मत चक्कर पड़ना, सिर्फ हैव लगेगा, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देगा, रतन के पास किताब नहीं है तो यहां पर रतन, अब रतन के लिए हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे, रतन डज नॉट, अब ये है अ बुक। आप इस प्रकार का स्ट्रक्चर करके यहां पर आसानी से हैव के प्रयोग को समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर कभी भी जब भी ये पास वाले सेंटेंस नेगेटिव में होंगे या तो इंट्रोगेटिव में होंगे, डायरेक्टली आप हैव का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रीजन सुनिए। अब यहां मैंने लिखा क्या उनके पास एक कार है? क्या उनके पास एक कार है? अब देखना, अब क्या के लिए हम कभी भी ये यस तो टाइप का क्वेश्चन बोला जाता है, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब अगर मैं ये कर लूं हैज, उनके पास ना हैज ही ए कार, क्या उनके पास एक कार है? अब जरा स्ट्रक्चर देखिए, अब ये जो बाहर ही तो हेल्पिंग वर्ब है भाई, तो मेन वर्ब कहां गया? नहीं। अब हेल्पिंग वर्ब क्यों माने? हेल्पिंग वर्ब क्यों माने? क्योंकि मेन वर्ब तो है नहीं यहां पे। ध्यान देना, अगर मैं बोलूं तो मैंने हेल्पिंग वर्ब बाहर कर लिया, इसको आप हेल्पिंग वर्ब क्यों मानेंगे जबकि यहां अंदर कोई मेन वर्ब नहीं है? और दूसरी बात, कौन बोल रहे नहीं मेन वर्ब है, तो भाई कभी भी यस नो टाइप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मेन वर्ब आता ही नहीं, आपने लगाया कैसे? मतलब ये टोटली रॉन्ग है। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में क्या लगा है, क्या उनके पास कार है, क्या तुम्हारे पास घड़ी है, क्या मेरे पास किताब है, ऐसे में सबसे पहले स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डज या डू, डज या डू सब्जेक्ट के आधार पे, डज या डू करके प्लस सब्जेक्ट ना, प्लस हैव। अब यहां ध्यान देना, यहां पर ये हैव जो लिखा है सब्जेक्ट के आधार पे यहां हैव मत कीजिएगा, सब्जेक्ट के नंबर के आधार पे सिंगुलर प्लूरल देखकर अब यहां हैव नहीं करना, यहां सिर्फ हैव करना है। सब्जेक्ट का जो नंबर था वो तो हमने यहां अप्लाई करवा दिया, डू डज में, सिंगुलर के लिए डू, प्लूरल में डज, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा? क्या उनके पास एक कार है? उनके, अच्छा उनके मैं प्लूरल मान लेता हूं, उन लोगों के पास में, उन लोगों के पास, तो यहां होगा डू, उन लोग क्या क्या होगा? दे, डू दे। अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है, डू दे हैव अ कार, क्या उनके उन लोगों के पास एक कार है? डू दे हैव ए कार। अब ऐसा सेंटेंस आप ढेर सारा स्ट्रक्चर बनाइए, मेरे पास 2 किताब है, उनके पास एक कलम है, मेरे पास कलम नहीं, उनके पास किताब नहीं है, क्या तुम्हारे पास कुछ जवाब है? ये होता, क्या तुम्हारे पास उत्तर है? हैव यू आंसर? नहीं। डू यू हैव आंसर? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हैव यू मनी? नहीं। डू यू हैव मनी? ऐसा करके यूज करना। और ऐसे स्ट्रक्चर आप ढेर सारे करके, बहुत ढेर सारे करके अंग्रेजी बोलना भी शुरू कर देंगे। अब ये घर में, अपने घर में इसका यूज कर सकते हैं। कैसे? आप जाकर मम्मी से पूछिए, मम्मी क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कैसे बोलेंगे आप? डू यू हैव सम मनी? डू यू हैव सम मनी? ऐसा मत बोलो मम्मी हैव यू सम मनी, नहीं, हैव यू सम मनी नहीं चलेगा, डू यू हैव सम मनी। ठीक है, तो मम्मी बोलेगी नहीं मेरे पास पैसे नहीं है,
तो कहा निगेटिव में आओगे ना, मेरे पास पैसे नहीं। नो, आई डू नॉट, आई डोंट हैव मनी। इस प्रकार का सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप अपने घर में क्रिएट करो भाई। घर में बैठ करके, बेडरूम में करो, टीवी के पास बैठ के तो वहां सोचते रहो। सेंटेंस जब भी देखो सोचते रहना, सोच सोच के बनाते रहना। इस प्रकार से आपका स्पीकिंग स्किल स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा तो आप आगे चल करके फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात समझ सकते हैं। कभी कभी मैंने ऐसे बोल दिया, डू यू हैव ए पेन, तो समझ नहीं आया क्या बोल रहा है। डू यू हैव ए पेन और हैव यू ए पेन, डू यू हैव ए पेन और हैव यू ए पेन, क्या है मामला भाई। तो क्या हो जाए, डू यू हैव ए पेन। ऐसे स्ट्रक्चर आप देख बोल सकते हैं। अब आपके लिए मैं एक सेंटेंस यहां पर देना चाहूंगा, वो सेंटेंस कैसे है आप देख लीजिए, और देख करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि ये सेंटेंस रॉन्ग है कि राइट। मैंने दो सेंटेंस यहां दिया है, सीमा हैज हैव ए पेन। नंबर 1, रमन हैड ए पेन। तीसरा, दे हैड ए कार। अब ये 3 सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं, आप बताने हैं इसमें से कौन सेंटेंस स्ट्रक्चरली सही है और कौन से गलत है, और सही है तो कहां, गलत है तो क्यों। आप ये लिख के बताइए, देख के बताइए, आप कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और नहीं आता है तो ये भी लिख दीजिए, सो आई डोंट नो, देन आई विल आंसर यू। ओके, अगर आपका आंसर होगा आई डोंट नो, तो मेरा क्या होगा, आई विल आंसर यू, श्योर एंड सर्टेन आई विल डू द सेम। अब ये वीडियो मैं आपको देता हूं और ये वेट करता हूं कौन कितनी जल्दी इसका आंसर बताता है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।